हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने गति के 3 नियम बताए थे। हम इनका फिजिकल एजुकेशन के साथ रिलेशन को समझेंगे। सबसे पहले है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसका मतलब है कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो वह रेस्ट पर ही रहेगा, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक कि उस ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता। वह ऑब्जेक्ट अपने इनर्शिया की वजह से अपने स्टेट में बना रहता है। हमारा इनर्शिया हमारे मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो कि फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है ज़्यादा मास वाले व्यक्ति को धक्का देने के लिए ज़्यादा फोर्स की जरूरत होती है। एंगुलर मोशन के केस में एंगुलर इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर मास विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क। इसका एग्जाम्पल हमें सुमो रेसलिंग में मिलता है। सुमो रेसलिंग में जिस खिलाड़ी का ज़्यादा वजन होता है यानी ज़्यादा इनर्शिया होता है, वह ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाता है। नेक्स्ट है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसे लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। यह नियम कहता है कि किसी बॉडी का एक्सेलरेशन उस बॉडी पर लगाए गए फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उस बॉडी का मोशन फोर्स की लाइन में होता है। इससे हमें पता चलता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास इनटू एक्सेलरेशन। क्रिकेट में बॉल को ज़्यादा तेजी से हिट करने से बॉल ज़्यादा तेजी से भागती है। नेक्स्ट लॉ है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसे लॉ ऑफ रिएक्शन या लॉ ऑफ काउंटर फोर्स भी कहते हैं। यह लॉ कहता है कि हर एक एक्शन का उसके बराबर और उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होता है। इसका मतलब है जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है तो दूसरी बॉडी भी उतना ही फोर्स पहली बॉडी पर लगाती है। जैसे डिस्कस थ्रोअर के नॉन थ्रोइंग आर्म की थ्रोइंग आर्म के साथ मूवमेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीवर। लीवर एक तरह की रिजिड बार है जो रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में काम आती है। सिंपली कहे तो यह एक मशीन है जिससे हम कम एफर्ट लगाकर ज़्यादा काम कर सकते हैं। इसको लीवर की मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। लीवर के 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला है फल्क्रम। फल्क्रम लीवर का एक्सिस होता है। यह वह पॉइंट है जिसके अराउंड मूवमेंट होती है। दूसरा कंपोनेंट है लोड। लीवर से जो काम करना होता है उसे लोड कहते हैं। लीवर जो कि एक रिजिड बार है, पर फल्क्रम से लोड तक की दूरी को लोड आर्म या रेजिस्टेंस आर्म भी कहते हैं। तीसरा कंपोनेंट है एफर्ट। लीवर में हम जहां पर फोर्स लगाते हैं उसे एफर्ट कहते हैं, और फल्क्रम से एफर्ट तक की दूरी को एफर्ट आर्म कहते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज मतलब कम एफर्ट में ज़्यादा काम करने के लिए एफर्ट आर्म को रेजिस्टेंस आर्म से बड़ा होना चाहिए। Mechanical advantage is equal to effort arm divided by resistance arm should be more than 1। लीवर में इन तीनों ही कंपोनेंट की पोजीशन चेंज हो सकती है, जिससे लीवर के डिफरेंट टाइप्स बनते हैं। इन्हें क्लासेस ऑफ लीवर कहते हैं। लीवर की 3 क्लासिफिकेशंस हो सकती है। सबसे पहली है फर्स्ट क्लास लीवर। लीवर की इस क्लास में फल्क्रम बीच में होता है। लीवर के एक एंड पर एफर्ट और दूसरे एंड पर लोड होता है। इसके कई एग्जाम्पल हैं, जैसे सीसो, सीजर। यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज इस बात पर डिपेंड करती है कि लीवर में फल्क्रम किस कंपोनेंट के ज़्यादा नज़दीक है। अगर फल्क्रम एफर्ट के ज़्यादा नज़दीक है तो मैकेनिकल डिसएडवांटेज होगी, और अगर लोड के ज़्यादा नज़दीक है तो मैकेनिकल एडवांटेज होगी। सेकंड क्लास लीवर में बीच में लोड होता है, जबकि एक एंड पर एफर्ट होती है और दूसरे एंड पर फल्क्रम होता है। इसके एग्जाम्पल में आते हैं बॉटल ओपनर, नट क्रैकर एटसेट्रा। इस लीवर में हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज होती है क्योंकि यहाँ एफर्ट आर्म लोड आर्म से हमेशा बड़ा होता है। थर्ड क्लास लीवर में बीच में एफर्ट होती है, जबकि एक एंड पर लोड और दूसरे एंड पर फल्क्रम होता है। इसके एग्जाम्पल में ट्वीजर और स्टेपल रिमूवर आते हैं। इस लीवर में हमेशा मैकेनिकल डिसएडवांटेज होती है क्योंकि यहाँ लोड आर्म एफर्ट आर्म से हमेशा बड़ा होता है। हमारे मसल्स और बोन्स भी हमारी बॉडी में लीवर लाइक अरेंजमेंट्स बनाती है। हमारी बॉडी में यही मशीनी अरेंजमेंट की वजह से हम मूवमेंट्स और एक्टिविटी कर पाते हैं।
हमें फिजिकल एजुकेशन में समझना भी यही होता है कि ये अलग अलग तरह की लीवर्स किस तरह से हमारी बॉडी में बनते हैं। फर्स्ट क्लास लीवर जैसी अरेंजमेंट हमें हमारी नेक जॉइंट में मिलती है। हमारा वर्टिब्रल कॉलम फल्क्रम का काम करता है और नेक फ्लेक्शन के दौरान स्टर्नोक्लियोमेस्टॉइड मसल्स एफर्ट को दिखाती है। जब यह फोर्स लगती है तो हमारा स्कल का पोस्टीरियर पार्ट ऊपर उठ जाता है जो लोड को दिखाता है। सेकंड क्लास लीवर अरेंजमेंट हमारे एंकल जॉइंट में ऑन टो रेज करते हैं तब दिखती है। हमारा टो जहां मूवमेंट होती है फल्क्रम को दिखाती है। लोअर लेग की बोन लोड की लाइन को दिखाती है और गैस्ट्रोक्नीमियस मसल जो कि लोअर लेग के पीछे होती है लोड को दिखाती है। इस तरह से पैर में सेकंड क्लास लीवर अरेंजमेंट बनता है। थर्ड क्लास लीवर हमारे एल्बो फ्लेक्शन मूवमेंट में बनता है। एल्बो जॉइंट फल्क्रम का काम करता है। बाइसेप मसल्स एफर्ट को दिखाती है जबकि हाथ में पकड़ा वेट लोड को दिखाता है और इस तरह से थर्ड क्लास लीवर बन जाता है। Welcome to our channel Study Physical Education. It's more than just playing games. जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है इक्विलिब्रियम, यानी संतुलन बनाकर रखना। चाहे आप एक जिमनास्ट हो, फुटबॉल प्लेयर हो या क्रिकेटर, इक्विलिब्रियम हर स्पोर्ट के परफॉर्मेंस का फाउंडेशन होता है। अब सवाल ये है, इक्विलिब्रियम होता क्या है? सिंपल शब्दों में कहें तो इक्विलिब्रियम का मतलब है बॉडी का स्टेबल पोजीशन में रहना, चाहे वो रेस्ट में हो या मोशन में। साइंटिफिक टर्म्स में जब किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है। स्पोर्ट्स में इसका मतलब है कि प्लेयर अपने शरीर के बैलेंस और कंट्रोल को मेंटेन करता है ताकि वो गिर न जाए या अपना कंट्रोल न खोए। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में हम दो तरह के इक्विलिब्रियम स्टडी करते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। इन्हें डिटेल में समझते हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जब बॉडी रेस्ट पोजीशन में होती है यानी कोई मूवमेंट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जब एक जिमनास्ट बीम पर खड़ी होती है बिना हिले या एक आर्चर एरो छोड़ने से पहले स्टिल खड़ा रहता है, तब वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम, जब बॉडी मोशन में होते हुए भी बैलेंस बनाए रखती है। फॉर एग्जाम्पल, एक फुटबॉल प्लेयर जब फुल स्पीड से दौड़ते हुए डायरेक्शन चेंज करता है लेकिन फिर भी गिरता नहीं, दैट्स डायनामिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को बनाए रखने के लिए जरूरी फैक्टर्स। एक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये वो पॉइंट होता है जहां बॉडी का पूरा वेट एक्ट करता है। जितना नीचे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा उतना ज्यादा बैलेंस बनाए रखना आसान होगा। फॉर एग्जाम्पल, रेसलर्स अपने स्टांस को लो रखते हैं ताकि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रहे और वे आसानी से गिर न सकें। 2, बेस ऑफ सपोर्ट। बॉडी के कॉन्टैक्ट पॉइंट्स का वो एरिया जिससे सपोर्ट मिलता है। जितनी वाइड बेस ऑफ सपोर्ट होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, वेटलिफ्टर्स अपने पैर थोड़े वाइड रखते हैं ताकि बैलेंस बना रहे। 3, लाइन ऑफ ग्रेविटी। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे ग्राउंड तक जाती है। अगर ये लाइन बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर रहती है तो प्लेयर स्टेबल रहता है। स्पोर्ट्स एग्जांपल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आर, जब बास्केटबॉल प्लेयर जंप के बाद सेफली लैंड करता है और गिरता नहीं, वो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा होता है। जब जिमनास्ट बीम पर फ्लिप करती है और फिर भी गिरती नहीं, वो परफेक्ट एग्जाम्पल है इक्विलिब्रियम का। जब फुटबॉल प्लेयर अपोनेंट के टैकल से बचते हुए भी बैलेंस बनाए रखता है, दैट्स डायनामिक इक्विलिब्रियम इन एक्शन। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारी बुक ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस न हो। जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और साइंटिफिक कंसेप्ट आता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्व केंद्र। अब समझते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है। सिंपल शब्दों में कहें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी COG वो पॉइंट है जहां किसी बॉडी का टोटल वेट एक्ट करता है। या यूं कहें, अगर आप अपने शरीर को बैलेंस करना चाहते हैं तो आपको अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कंट्रोल करना पड़ेगा।
एग्जाम्पल के तौर पर सोचिए, जब एक जिमनास्ट बीम पर बैलेंस करती है या एक फुटबॉल प्लेयर टैकल से बचता है, तो वो असल में अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को एडजस्ट कर रहा होता है ताकि गिर न जाए। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। हर ऑब्जेक्ट का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है और वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के शेप, साइज और वेट डिस्ट्रीब्यूशन पर। ह्यूमन बॉडी में ये पॉइंट आमतौर पर नेवल यानी नाभि के आसपास होता है, लेकिन ये बदलता रहता है। जब आप हाथ ऊपर उठाते हैं, COG ऊपर चला जाता है। जब आप झुकते हैं, COG आगे की ओर शिफ्ट हो जाता है। और जब आप बैठते हैं, तो COG नीचे आ जाता है। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स में इसका एप्लीकेशन क्या है। एक, बैलेंस मेंटेन करना। हर स्पोर्ट में बैलेंस सबसे जरूरी है। अगर प्लेयर अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपने बेस ऑफ सपोर्ट जैसे पैर के ऊपर रखे, तो वो स्टेबल रहेगा। एग्जाम्पल, रेसलर्स अपने स्टांस को लो रखते हैं ताकि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रहे और उन्हें गिराना मुश्किल हो। 2, स्टेबिलिटी इंक्रीज करना। जितना नीचे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, वेटलिफ्टर्स अपने घुटनों को मोड़कर बॉडी को नीचे रखते हैं ताकि उनका COG लो रहे और वेट उठाते समय बैलेंस न बिगड़े। 3, मूवमेंट और स्पीड इंप्रूव करना। COG को कंट्रोल करके प्लेयर्स अपना मूवमेंट स्मूथ बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्प्रिंटर्स स्टार्ट के टाइम थोड़ा झुककर खड़े होते हैं, जिससे उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे होता है। इससे उन्हें एक्सेलरेशन जल्दी मिलती है। 4, परफॉर्मेंस और स्किल एनहांसमेंट। जिमनास्ट्स और डाइवर्स अपने बॉडी के शेप और पोजीशन को चेंज करके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मैनिपुलेट करते हैं। इससे वो फ्लिप, स्पिन और रोटेशन मूवमेंट्स परफेक्टली परफॉर्म कर पाते हैं। रियल लाइफ स्पोर्ट्स एग्जांपल्स। बास्केटबॉल प्लेयर जब जंप के बाद लैंड करता है, तो अपने COG को क्विकली एडजस्ट करता है ताकि वो गिर न जाए। फुटबॉल प्लेयर जब बॉल को डॉज करता है, वो अपना COG शिफ्ट करता है बैलेंस बनाए रखने के लिए। जिम्नास्टिक्स, हर मूव में जिम्नास्ट अपने COG के कंट्रोल के थ्रू परफेक्ट लैंडिंग्स करती है। वेटलिफ्टिंग, बारबेल को लिफ्ट करते वक्त लिफ्टर अपना COG और बारबेल के COG को एक लाइन में लाता है ताकि बैलेंस न बिगड़े। अगर आप अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझकर कंट्रोल कर लें, तो आप हर स्पोर्ट में ज्यादा स्टेबल, पावरफुल और एफिशिएंट बन सकते हैं। फ्रिक्शन, जिसे हिंदी में घर्षण कहते हैं, यह एक रेजिस्टिव फोर्स है जो दो बॉडीज जो कि एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं के बीच होने वाले मोशन को रोकती है। फ्रिक्शन दो तरह के होते हैं। पहला है मैकेनिकल फ्रिक्शन। यह वह फ्रिक्शन है जिसमें दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में मोशन करती है। और दूसरा है फ्लूइड फ्रिक्शन, मतलब सिर्फ एक बॉडी या तो हवा या पानी में मोशन करती है। मैकेनिकल फ्रिक्शन के आगे दो टाइप होते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जैसे बर्फ में स्की करना, और रोलिंग फ्रिक्शन जैसे रोलर स्केटिंग। इसी तरह फ्लूइड फ्रिक्शन के भी आगे दो टाइप होते हैं, एयर फ्रिक्शन या इसे एरोडायनामिक भी कहते हैं जैसे जेवलिन या डिस्कस को एयर में फेंकना, और वाटर फ्रिक्शन या हाइड्रोडायनामिक जैसे स्विमिंग। Welcome to our channel Study Physical Education. It's more than just playing games. अगर आपने कभी बॉल को हवा में उछाला है, जैवलिन फेंका है या लॉन्ग जंप करते हुए हवा में उड़ान महसूस की है, तो आपने प्रोजेक्टाइल मोशन को एक्सपीरियंस किया है। अब सवाल है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट जैसे बॉल, डिस्कस या जैवलिन हवा में फेंका जाता है और वो कर्व्ड पाथ में ट्रैवल करता है। इस कर्व्ड पाथ को कहा जाता है ट्रेजेक्ट्री। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट हवा में जाता है और उस पर सिर्फ ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस काम करती है, तब वो प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करता है। स्पोर्ट्स में प्रोजेक्टाइल मोशन हर जगह दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, जब क्रिकेट में बैट्समैन बॉल को सिक्स के लिए लॉफ्ट करता है, जब बास्केटबॉल प्लेयर बॉल को हूप की तरफ शूट करता है, जब फुटबॉलर लॉन्ग पास देता है, या जब जैवलिन थ्रो स्पीयर को हवा में फेंकता है। इन सब में ऑब्जेक्ट यानी बॉल या जैवलिन हवा में एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, और यही है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन दो तरह का होता है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, जब ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली फेंका जाता है, जैसे किसी हाइट से बॉल को सीधा आगे की तरफ फेंकना।
ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, जब ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पर फेंका जाता है, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल या जैवलिन थ्रो में। स्पोर्ट्स में ज्यादातर ऑब्लिक मोशन होता है क्योंकि एंगल की वजह से ऑब्जेक्ट को ज्यादा हाइट और डिस्टेंस मिलती है। की टर्म्स इन प्रोजेक्टाइल मोशन यू शुड नो आर: एक, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी जिस एंगल पर ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है। 2, इनिशियल वेलोसिटी, यानी जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट हवा में छोड़ा जाता है। 3, टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी हवा में ऑब्जेक्ट के रहने का टोटल टाइम। 4, मैक्सिमम हाइट, यानी ऑब्जेक्ट हवा में जितनी ऊंचाई तक जाता है। 5, रेंज, यानी ऑब्जेक्ट जमीन पर गिरने से पहले जितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तय करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल मोशन: प्रोजेक्टाइल मोशन को कई चीजें अफेक्ट करती हैं। दीज आर: 1, एंगल ऑफ रिलीज, अगर एंगल 45 डिग्री के आसपास है तो मैक्सिमम डिस्टेंस मिलती है। 2, स्पीड ऑफ रिलीज, जितनी तेज स्पीड होगी उतनी ज्यादा डिस्टेंस मिलेगी। 3, हाइट ऑफ रिलीज, अगर ऑब्जेक्ट को ऊंचाई से फेंका जाए तो टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ जाता है। 4, एयर रेजिस्टेंस, हवा की डायरेक्शन और स्पीड ऑब्जेक्ट पर ड्रैग फोर्स लगाती है, जिससे ऑब्जेक्ट टारगेटेड स्पॉट से भटक सकता है। अब बात करते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में कैसे काम आता है। जैवलिन थ्रोअर को सही एंगल लगभग 35 डिग्री से 38 डिग्री पर थ्रो करना होता है ताकि डिस्टेंस मैक्सिमाइज हो सके। बास्केटबॉल प्लेयर को परफेक्ट पैराबोला बनाना होता है ताकि बॉल हुप में गिरे। गोलकीपर जंप करते समय ट्रेजेक्टरी को समझकर बॉल कैच करता है। क्रिकेटर शॉट लगाते समय स्पीड और एंगल को बैलेंस करता है ताकि 6 मारे। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन सिर्फ फिजिक्स नहीं, परफॉर्मेंस का साइंस है। तो सिंपल शब्दों में कहें, प्रोजेक्टाइल मोशन हमें यह समझने में मदद करता है कि ऑब्जेक्ट हवा में कैसे चलता है, किस एंगल पर कितना डिस्टेंस तय करेगा और किस स्पीड से मूव करेगा। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारी बुक ले सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और इंस्पायरिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप इम्प्लीमेंटिंग एंड कीप इम्प्रूविंग।